सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। आज नया दिन, नई शुरुआत, नया चैप्टर शुरू करेंगे। बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कल हमने पढ़ा था मनी चैप्टर और ये बैंकिंग चैप्टर दोनों मिला के पूरा यूनिट आएगा 6 नंबर का। कल वाला चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया। उम्मीद है आप सबने एक बार दोबारा उसकी वीडियो देखी होगी और नोट्स बनाए होंगे। मतलब अगर साथ साथ पढ़ते रहोगे, मतलब आज जो चैप्टर पढ़ाया उसी दिन में या मैक्स टू मैक्स अगले दिन तक उसे पढ़ लिया, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर है, इनमें शायद आप 2-2 घंटे भी दोगे तो पूरे चैप्टर रेडी हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बैंकिंग चैप्टर। बैंकिंग चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है कमर्शियल बैंक। सबसे पहले तो बैंक क्या होता है, कमर्शियल को तो छोड़ो। बैंक आपके आसपास घर के होंगे जरूर। बैंक जैसे कि कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, बैंक बैंक होता है। अब बैंक के अंदर 2 टाइप के बैंक आते हैं, एक आता है कमर्शियल बैंक, एक आता है सेंट्रल बैंक। सबसे पहले बात करेंगे कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो 2 तरीके से आपकी मदद करते हैं। पहला, आपके डिपॉजिट्स अपने पास एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, आपको लोन देते हैं, मतलब कि एडवांसिंग ऑफ लोन। ये 2 मेन प्रायर फंक्शन होते हैं जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक बैंक घोषित करता है। मतलब जैसे हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो एलआईसी भी है, लेकिन एलआईसी एक बैंक नहीं कहलाएगा। उसका कारण ये है कि जो एलआईसी है वो आपके डिपॉजिट्स चेकेबल फैसिलिटी नहीं देता। मतलब जब चाहो आप एलआईसी से अपना पैसा निकाल नहीं सकते। जैसे आप अपने बैंक जाओ, आपको 2000 की जरूरत है, 3000 की जरूरत है, जाके एटीएम कार्ड से या चेक के थ्रू कैसे भी आप पैसे निकाल सकते हो, पर एलआईसी से वो नहीं निकाल सकते। तो ये ड्रॉबैक है एलआईसी का, जिसके कारण उसे बैंक का दर्जा नहीं दिया जाता, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दिया जाता है। अब सबसे पहले आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसा आपको बताया, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एडवांसिंग ऑफ लोन, एक्सेप्टेंस ऑफ योर डिपॉजिट यूज करता है, और जो डिपॉजिट आप उसे देते हैं उसको वो आगे इन्वेस्टमेंट में काम लेता है, जिससे कि वो अपना प्रॉफिट बना सके। ये होते हैं कमर्शियल बैंक। अब सबसे पहले हर किसी के मन में सवाल तो आता है कि हम जो पैसे बैंक को देते हैं या आगे वो जो लोन देता है उससे वो प्रॉफिट कैसे बनाता है। तो जब आप बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, कुछ भी हो, जिस रेट पे आप जमा कराते हैं, जैसे सुना होगा आसपास में कि हमने बैंक में पैसा जमा करा दिया, आपके बैंक में क्या रेट चल रहा है। किसी बैंक में 5.25 होता है, किसी में 6 होता है, किसी में 4.75%। हर बैंक का अलग अलग होता है। सेविंग्स का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट अलग। तो जिस रेट में आप अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं उसे कहते हैं बोरोइंग रेट। बोरोइंग रेट मतलब ये बोरोइंग रेट टर्म किस साइड से है? बैंक की साइड से, क्योंकि बैंक आपसे बोरो कर रहा है, आपसे उधारी पे ले रहा है। आपने तो जमा करा दिया, पर बैंक के लिए तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि आपका पैसा उस पर पड़ा है, उसे देना है। तो इसको कहते हैं बोरोइंग रेट। और फिर जिस रेट पे बैंक आगे हमें वापस देता है, मान लो हमें लोन की जरूरत है, मैंने पैसा जमा करा दिया अपने बैंक में, अपने अकाउंट में 1 लाख, आपको लोन की जरूरत है, आप बैंक पे गए, आपको 50,000 चाहिए, बैंक आपको 50,000 देगा। वो कहाँ से देगा? मेरे अकाउंट से ही तो देगा जो मैंने पैसे जमा कराए हैं। तो जिस रेट पे बैंक आपको पैसा देगा उस रेट को बोलते हैं लेंडिंग रेट। अब बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट में फर्क होता है। बोरोइंग रेट हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू लेंडिंग रेट मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये जो रेट का फर्क होता है इसको बोलते हैं स्प्रेड। बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट के जो बीच में रेट है, जो इंटरेस्ट गैप है, उसको बोलते हैं स्प्रेड। और ये स्प्रेड ही होता है प्रॉफिट। मतलब बैंक लेंड ज्यादा रेट पे करता है, बोरो कम पे, तो बीच में मुनाफा बचा, उस मुनाफे को बोलते हैं स्प्रेड, जो कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है कमर्शियल बैंक्स का। ये था कमर्शियल बैंक का इंट्रोडक्शन, और हमने पढ़ लिया कि वो कैसे प्रॉफिट बनाता है। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपरों में ज्यादातर पूछा जाता है या एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं फंक्शंस देके। तो सबसे पहला फंक्शन जो हम देखेंगे वो है एडवांसिंग ऑफ लोन। बैंक 3 तरीके के लोन देता है, जो आपकी बुक में दिए देता तो बहुत सारे हैं, पर हमारे कोर्स या स्कोप में इतना ही है अभी पढ़ने के लिए। सबसे पहला होता है कैश क्रेडिट। मैं यहाँ कोने में लिख देता हूँ, साथ साथ लिख लेना इसको। कैश क्रेडिट, ये ऐसा लोन होता है जो कि आपको दिया जाता है आपके करंट एसेट्स के बदले में।
अकाउंटेंसी में सबने पढ़ा होगा, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट। तो ये वही करंट एसेट है, जैसे कि स्टॉक हो गए, बॉन्ड हो गए, आपके कोई भी करंट एसेट हो गया, सिक्योरिटी कोई भी है, उसके बदले बैंक आपको एक लोन देता है। आपने जितना लोन मांगा वो सैंक्शन करेगा। मान लो बैंक ने 20 लाख की लिमिट दे दी आपको आपकी सिक्योरिटीज के बदले, उसकी वैल्यू इतनी है, मान लो 25 लाख की वैल्यू सिक्योरिटीज की, तो बैंक आपको 20 लाख का लोन देगा। वो 5 लाख कहाँ गए वो हम आगे भी पढ़ेंगे कि 5 लाख कम का लोन क्यों देता है। अब बैंक ने आपको 20 लाख का लोन दे दिया, अब आपको जरूरत है 5 लाख की, तो आप उस अमाउंट में से सिर्फ 5 लाख यूज करोगे। आपके अकाउंट में आएंगे 20 लाख ही, पर यूज सिर्फ 5 करोगे, तो और इंटरेस्ट जो बैंक आपसे लेगा वो सिर्फ उन 5 लाख पे लेगा। तो ये वाला जो लोन का टाइप होता है ये होता है कैश क्रेडिट। इसके बाद दूसरा टाइप आता है शॉर्ट टर्म लोन। इसमें ये जनरली हर कोई लेता है। शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है, आप लोन लेते हो बैंक से आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी रख के। कोलेटरल मतलब कुछ भी गिरवी रख के, आपने सुना होगा जी घर गिरवी रख दिया या कुछ भी अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख दी या कोई भी गोल्ड गिरवी रख दिया। जब आप कोई सामान बैंक में गिरवी रखते हो और उसके बदले एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको लोन मिलता है, वो आता है शॉर्ट टर्म लोन कैटेगरी में। और इसमें पूरे अमाउंट में जितना भी आपको लोन मिलता है आपके अकाउंट के अंदर पूरे पे इंटरेस्ट लगता है। इसमें सिर्फ ये खास बात है कि आप जितना यूज करते हो उतने पे इंटरेस्ट लगता है, पर इसमें पूरे पे लगता है। और जो इससे अगला आएगा उसमें भी पूरे इंटरेस्ट लगता है पूरे अमाउंट में। जो तीसरा है वो है डिमांड लोन। इसके अलग अलग नाम है, मेजरली से डिमांड लोन ही कहते हैं। अब डिमांड लोन क्या चीज होती है, नाम से समझ आ रहा है। इसमें बैंक आपको लोन देता है आपकी डिमांड पे, आपको जितना चाहिए, जितना मतलब वो जितना आपको पूरा दे देगा, जितनी उसकी लिमिट है। बैंक ने आपके अकाउंट में लोन डाल दिया। इन दोनों में बस यही फर्क है कि इसमें उतने पे लगता है जितना आप यूज कर रहे हैं और इसमें पूरे पे लगता है। और इसकी मेन चीज, ये लोन आपको तब पे करना पड़ेगा जब बैंक आपसे मांग लेगा। डिमांड लोन मतलब यही होता है कि जब भी बैंक ने आपसे लोन वापस डिमांड करा कि मेरे को वापस चुकाओ, तो आपको उसी टाइम ये लोन देना पड़ेगा। हालांकि कुछ इसमें पॉलिसीज होती हैं कि कितने टाइम बाद बैंक मांगेगा, लेकिन हाँ, जब भी बैंक मांगेगा आपको तुरंत के तुरंत ये वाला लोन उसे वापस करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट। लोन वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद आता है मेन टॉपिक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मतलब आपके घर का पैसा जो भी आपने घर में रखा है सेफली बैंक में रखने के लिए हम उसे डिपॉजिट की फॉर्म में जमा करा देते हैं। इसमें भी सबसे पहला डिपॉजिट करने के बड़े तरीके होते हैं। एफडी करा लो, करेंट अकाउंट में रख लो, सेविंग्स अकाउंट में रख लो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे करंट अकाउंट डिपॉजिट। ये आपकी डेली लाइफ में भी आपने टर्म सुनी होंगी। जिन बच्चों को नहीं पता वो थोड़ा ध्यान से देख लें। मेजरली पता होगा बच्चों को, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, तो देख लें। सॉरी, करंट अकाउंट, एक्सेप्टिंग लिख रहा था, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो अकाउंट होता है ये ज्यादातर यूज करते हैं बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें बैंक आपको देता है अनलिमिटेड चेक विड्रॉल फैसिलिटी। मतलब आपका जितना भी अमाउंट है आप डेली बेसिस पे निकाल सकते हो, रख सकते हो थ्रू चेक। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डेली का इतना निकालना है या कितना निकालना है। तो इस वाले अकाउंट का ये फायदा है, ये इसलिए बिजनेसमैन यूज ज्यादा करते हैं। और जैसे आपने सुना होगा सेविंग्स अकाउंट में आपको आपके जो आपने पैसे रखे हैं उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है। हालांकि मिलता बहुत कम ही है, ना के बराबर, पर फिर भी मिलता है। वो फैसिलिटी इसमें नहीं होती। उल्टा इसमें बैंक आपसे चार्जेस लेता है, क्योंकि आप डेली की ट्रांजैक्शन करते हो बहुत ज्यादा, तो उसे इंकर करने की कॉस्ट आती है, सर्विस कॉस्ट। तो बैंक आपसे इसमें सर्विस चार्जेस लेता है। पर इसमें चेकेबल फैसिलिटी है, विड्रॉल आप कितना भी कभी भी कैसे भी कर सकते हो। इसके बाद दूसरे टाइप का आता है जो हम सबका है ही, ज्यादातर लोगों का, स्टूडेंट्स का या सैलरीड पर्सन का, मेजरली यही वाला अकाउंट यूज होता है वैसे तो, सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में आपको चेक फैसिलिटी मिलती है, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है। लिमिटेड विड्रॉल कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि लाख रुपए है, 2 लाख 3 लाख रोज ही निकाल रहे हैं, रोज ही डाल रहे हैं, ऐसे नहीं।
इसमें आपको एक बैंक लिमिटेड क्राइटेरिया देता है, आप इतने विड्रॉल कर सकते हो एक दिन में या इतना अमाउंट निकाल सकते हो। लेकिन इसमें ये फायदा है, इसमें आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, चाहे कितना भी मिले पर पैसा बढ़ तो रही है भाई। तो इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है और जो आप चेक के थ्रू निकाल सकते हो एक सर्टेन लिमिट तक। इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है टर्म डिपॉजिट, या फिर इसे फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोल देते हैं। टर्म डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी आपने सुना ही होगा। जो टर्म डिपॉजिट होता है या फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, इसमें आप अपना पैसा जमा करा देते हो, लेकिन इसमें आपको विड्रॉल की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं मिलती। इसमें बस एक स्टार्टिंग टाइम होता है और मैच्योर टाइम होता है। स्टार्टिंग टाइम मतलब जब पैसा जमा करा है, मैच्योर टाइम या एंडिंग टाइम जब पैसा वापस मिलेगा। लेकिन इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, काफी अच्छा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो लोगों के जब ज्यादातर सेविंग्स होती हैं या जो ज्यादा पैसा होता है जो अभी यूज नहीं करना, तो उसको ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक में जमा कराया जाता है ताकि उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के। सेकेंडरी फंक्शन मतलब वो आपके कोर्स में नहीं है, मेन यही वाले दो फंक्शन है जो प्राइमरी है, ये हर बैंक करता ही करता है, ये जरूरी है। तो ये पढ़ लेना, एक बार इनके पॉइंट्स लर्न कर लेना, समझ लेना, पेपर में काम आ जाएंगे। फॉर इंफॉर्मेशन मतलब सेकेंडरी फंक्शन कैसे होते हैं पता होना चाहिए। जैसे सेकेंडरी फंक्शन में आ जाती है लॉकर फैसिलिटी, जहां पे आप अपना गोल्ड जमा कराते हो। बैंक में सुना होगा ना लॉकर फैसिलिटी है, या आपकी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 11th में अकाउंट्स में पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वही टॉपिक है, जो आपका एक्सचेंज डिस्काउंट कराने होते हैं उसमें बैंक मदद कर देता है। या ट्रैवलर चेक, एक ट्रैवलर चेक होता है जो मतलब आप फॉरेन कंट्रीज में ट्रेवल करते हो तब आपके काम आता है। ये छोटी मोटी चीजें हैं जिसमें बैंक आपकी सहायता करता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये बहुत यूज होती है, ये यूज होती है उनके लिए जो यूज करते हैं करंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, जो बैंक के रेप्यूटेटेड कस्टमर होते हैं या जो अच्छी ट्रांजेक्शन करते हैं, जिन्हें बैंक अपने टॉप कस्टमर्स की लिस्ट में रखते हैं, उन्हें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। उसमें एक लिमिट तक वो अपने अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव तक ले जाते हैं। मान लो एकदम से जरूरत पड़ रही किसी बिजनेसमैन को 10,000 20,000 माइनस में जाने की, अकाउंट में है नहीं, तो उस केस में वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑटोमेटिक यूज हो जाती है, उसका अकाउंट माइनस में चला जाता है। जैसे मेट्रो कार्ड होता है ना, -18 -20 चला जाता है स्वैप करने पे, सेम यही फैसिलिटी होती है। तो ये काफी सारी बुक में दी है, फॉर जनरल नॉलेज एक बार पढ़ लेना, शायद सीयूटी में तो पूछी जाएंगी तो पता होनी चाहिए। चैप्टर ये भी बढ़िया है, मनी चैप्टर की तरह ही आसान है, बस थोड़ा लेंदी है लेकिन है मस्त। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक आता है मनी क्रिएशन, या कह लो क्रेडिट क्रिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी क्रिएशन। यहां ले आओ इसे, तो पहले तो समझ लो मनी क्रिएशन होता क्या है। नाम से समझ आ रहा है, क्रिएशन मतलब कुछ हो रहा है। मनी क्रिएशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे बैंक अपने प्राइमरी डिपॉजिट के थ्रू और डिपॉजिट्स बनाता है। सेकेंडरी डिपॉजिट साधारण भाषा में पैसे के ऊपर पैसा बनाना, बस। प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इस प्रोसेस में ये होता है, बैंक जो प्राइमरी डिपॉजिट होता है या क्रेडिट क्रिएशन जिसे बोलते हैं, क्रेडिट बनाता है, मतलब पैसे के ऊपर पैसा बनाता है। अब इस केस में हमें दो एजम्पशन लेनी पड़ती है, या चलो एजम्पशन से पहले समझ ही लेते हैं प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है। प्राइमरी डिपॉजिट वो होता है जैसे मेरे पास पैसे हैं, घर में पड़े हैं 1 लाख रुपए, मैं जाके बैंक में जमा करा दूंगा तो मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो गए, वो है प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक के पास 1 लाख पड़े हैं, अब फंड को आइडल रखने का कोई फायदा तो है नहीं, बैंक में पैसे पड़े पड़े वेस्ट ही हो रहे हैं, मतलब उनके लिए वो हमारे सर्विस क्यों देंगे ऐसे। तो वो उस पैसे को आगे उधारी देते हैं, मतलब लेंडिंग देते हैं आगे किसी कस्टमर को, जिससे कि वो इंटरेस्ट कमाए और पैसा बन सके। तो जब किसी और को वो पैसे दिए जाते हैं, मान लो किसी अननोन बंदे को एबीसी को पैसे दे रहे हैं, तो उसके नाम का अकाउंट खुलेगा बैंक में, जिस अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर होंगे। तो वो जो अकाउंट खुला है बोरोइंग के लिए उस बंदे के लिए, मतलब जिसे उधारी दिया जा रहा है उसके नाम का जो अकाउंट खुला है उसे बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। मतलब प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं जो हमारी सेविंग्स है, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं जो लोन की फॉर्म में अकाउंट खुलते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। और हमेशा सेकेंडरी डिपॉजिट आर ऑलवेज ग्रेटर देन प्राइमरी डिपॉजिट, ये लिख लेना हमेशा ही, ऐसा नहीं यूजुअली। कभी कभार क्या होता है एजर्शन रीजन में पूछ लेते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि प्राइमरी डिपॉजिट्स आर लेस देन सेकेंडरी डिपॉजिट, या पूछ लेते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट आर यूजुअली हायर देन प्राइमरी डिपॉजिट, ये यूजुअली वर्ड दे दिया। ऑलवेज होना चाहिए, मतलब हर केस में सेकेंडरी डिपॉजिट ज्यादा ही होते हैं। आपकी संदीप गर्ग में भी लिखा है
6 चैप्टर, ये 3rd पेज पे, 4th पेज पे, 6.3 पे वहां पढ़ लेना, येलो बॉक्स के अंदर वहां लिखा हुआ है क्लियरली ऑलवेज ग्रेटर देन। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके बाद मनी क्रिएशन में हमें 2 एजम्पशन लेनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स बनी एजम्पशन के ऊपर है। आपको ये मत पूछना कि सर एजम्पशन क्यों ली, ये क्या होती है, ये जस्ट आपको लेनी पड़ती है ताकि आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपल करके समझ सको। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन में 2 एजम्पशन होती है। पहला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि एजम्पशन बड़ी है, कंप्लीट यूनिट बैंक। ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखा मैंने निमोनिक्स की फॉर्म में कि आपको समझ आ जाए। दूसरा, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड, समझाता हूं ये भी क्या, रूटेड थ्रू चेक। चेक्स होते हैं बैंक में, चेकबुक मिलती है उसके। ये 2 एग्जाम्पशन लेनी जरूरी है, इसके बिना ये कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं जा सकता। पेपर में भी अगर 2 नंबर 3 नंबर में आएगी मनी क्रिएशन का प्रोसेस समझाओ तो ये बोल्ड में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कॉन्सेप्ट अधूरा है, नंबर काट लिए जाएंगे। नंबर काट लिए जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ से शुरू है, शुरुआत ही गलत तो आगे क्या ही सही होगा। कंप्लीट यूनिट बैंक, इसमें हम एक चीज मानते हैं, बैंक तो बहुत सारे, इंडियन बैंक है, ICICI बैंक है, बहुत कमर्शियल बैंक है आपके आस पड़ोस में, लेकिन इस प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए कि पैसे पे पैसा कैसे बनता है, कैसे सेकेंडरी डिपॉजिट बनते हैं, ज्यादा बनते हैं, कम होते हैं, हम पूरे इकोनॉमी में जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको एक यूनिट मानते हैं, सिर्फ बैंक। आपका ICICI है, मेरा इंडियन है, आपने ट्रांजैक्शन करी, हम ये नहीं गिनेंगे ICICI से इंडियन में आई, हम ये गिनेंगे बैंक में आई, मतलब सब कमर्शियल बैंक है इन सबका एक यूनिट बना दिया बैंक। दूसरा, ऑल ट्रांजैक्शन आर रूटेड थ्रू चेक, मतलब इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, चाहे आप प्याज लेने गए हो, दूध लेने गए हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने गए हो, कार लेने गए हो, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सारी चेक के थ्रू होंगी, मतलब सारा पैसा बैंक में घूमेगा, कैश कुछ नहीं होगा, सिर्फ बैंक में घूमेगा। अब समझते हैं कि इसमें पैसा बनता कैसे है, इन 2 एजम्पशन के थ्रू बनता कैसे है। इसके लिए सबसे पहले एक चीज और समझनी जरूरी है कि मान लेते हैं, ये तो मिटा दो, पहले एक बार सब इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये बोर्ड खाली कर दिया बस। इस टॉपिक के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है इसी में, मनी क्रिएशन में, LRR, यही लिख लो, LRR, फुल फॉर्म है इसकी लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल से समझ ही आ रहा होगा, लीगल चीज है ये। एक वो रेशियो होती है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स, मतलब जो प्राइमरी डिपॉजिट होता है उसका एक सर्टेन प्रोपोर्शन सेविंग्स में रखना होता है। ये जो लीगल रिजर्व रेशियो होती है ये डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक, मतलब कि RBI हर कमर्शियल बैंक के लिए। मान लो एक बैंक के पास 200 करोड़ पड़ा है और बोल दिया गया कि उसका 20% बैंक को अपने रिजर्व में रखना है, तो 200 करोड़ का 20% हो गया 40 करोड़, और 40 करोड़ रुपए हर बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि RBI ने बोला है और ये बात माननी पड़ेगी। अब ये रिजर्व रेशियो क्यों रखी जाती है? ये रिजर्व रेशियो इसलिए रखी जाती है क्योंकि मान लो अब कुछ लोगों ने पैसे जमा कराए हैं, तो आप सारा लोन भर दोगे और फिर मैं चला गया, मेरे को मेरे पैसे थोड़े वापस चाहिए यूज के लिए, तो कहां से आएंगे? तो बैंक अपने पास्ट रिकॉर्ड, मतलब 10 साल 20 साल 50 साल के ट्रांजैक्शन के थ्रू ये देखता है, या सेंट्रल बैंक चेक करता है कि डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज कितने विड्रॉल होते हैं, मतलब टोटल अमाउंट का कितना %। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जनरली मान लेते हैं कि RBI ने कह दिया ये 20% है, LRR आपको रिजर्व रेशियो 20% रखना है। तो एक बैंक के पास मान लो जितने भी हैं 1000 करोड़ है, तो उसको उसका 200 करोड़ मतलब 20% अपनी सेविंग्स में रखना पड़ेगा अलग से रेशियो में, ताकि कल को कोई विड्रॉल के लिए आए तो उसको पैसे दिए जाए। अब सवाल ये उठेगा कि ये 20% ही क्यों, 100 भी तो रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, पर आपकी बुक में मेंशन है एज अ प्रूडेंट बैंकर, मतलब एक समझदार बैंकर होने के नाते आपको 2 बातें पता होनी चाहिए, और ये रियलिटी है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में सारे कंज्यूमर, मतलब सारे यूजर्स हैं जो बैंक के, एक ही दिन में
एक ही टाइम पे सब पहुंच जाए अपने पैसे निकालने और सब एक साथ सारा पैसा निकाल ले। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, सब एक ही दिन पहुंच जाए और सब कहें आज ही पैसा चाहिए जी हमें, आज ही जूता, आज गाड़ी लेनी है, आज शादी करनी है, आज घर लेना है। वो पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला फैक्टर है जिससे प्रूडेंट बैंकर मतलब हम सब समझते हैं कि ये हो नहीं सकता, तो इसलिए 100% रखने की जरूरत नहीं है। तो ये, और दूसरा फैक्टर ये होता है कि जब विड्रॉल करने आता है कोई भी बंदा, तो वो एक बारी में सारा पैसा नहीं निकालेगा, वो उसी के अंदर मैंने वैसे बोल दिया है। ये दो फैक्टर होते हैं जिनके कारण हम 100% नहीं लेते, सिर्फ 20% लेते हैं। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि पैसे पे पैसा बनता कैसे, न्यूमेरिकल की फॉर्म में। और ये न्यूमेरिकल पक्का पूछा जाता है पेपरों में, पक्का, मोस्टली हर स्कूल के प्री बोर्ड में ये पेपर में डाला जाता है, या प्री एनुअल में डाला जाता है, यूटी में डाला जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती खा जाते हैं। अब हम मान लेते हैं कि बैंक ने LRR सेट करा है, सेंट्रल बैंक ने, RBI ने 20 बोला, थोड़ा उधर भाग गया, 20%। और इनिशियल डिपॉजिट मतलब प्राइमरी डिपॉजिट है बैंक के पास, इनिशियल या प्राइमरी एक ही बात होती है, 1000 करोड़, 1000 CR, रुपीज का साइन लगा देना। अब इसमें बैंक आगे कैसे लैंड करेगा, ये तो उसके पास वो पैसे है जो हम लोगों ने दिए, हमारी सेविंग्स है। अब उसे आगे कमाना है तो वो अपना एक रिजर्व भी निकालेगा, बचा हुआ पैसा आगे बांटेगा। तो वो न्यूमेरिकल में समझते हैं कि कैसे होता है। ये हो गया डिपॉजिट का कॉलम, ये हो गया रिजर्व, इसे बोल देते हैं लोन, जो आगे बढ़ता है। इनिशियल केस में राउंड 1 में हमारे पास आया 1000 करोड़, मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, 1000 करोड़ आ गया। बैंक ने बोला 20%, 1000 करोड़ का 20% बनेगा जी 200 करोड़, तो 200 करोड़ जाएगा रिजर्व में, बचा 800 करोड़। 800 करोड़ का वो लोन बांटेंगे, ठीक है। अभी 800 करोड़ का लोन किसी भी व्यक्ति को दिया, XYZ किसी भी पर्सन को दिया, डेफिनेटली लोन लिया, ट्रांजैक्शन तो करेगा ही। अब ट्रांजैक्शन करेगा तो हमने एजम्पशन में पढ़ा था, सारी ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू होंगी। मतलब अब उसने जिसको भी अगले बंदे को पैसे दिए, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, तो अब उसके अकाउंट में वो प्राइमरी डिपॉजिट बन गए, क्योंकि उसके लिए तो वो इनकम है ना, उसने थोड़ी लोन लिया किसी से, तो उसके वो प्राइमरी डिपॉजिट बन गए। तो बैंक में अगले प्राइमरी डिपॉजिट आ गए राउंड 2 में 800। अब सेम वही होगा, 800 का 20% बैंक को रिजर्व में डालना होगा, मतलब कि 160 करोड़ ये दोबारा रिजर्व में जाएगा। 160 करोड़ रिजर्व में गया, बचा 640 करोड़, ये जाएगा लोन में, मतलब बैंक 640 करोड़ का लोन दोबारा आगे देगा। ये प्रोसेस अब यूं ही चलता रहेगा। अब बैंक ने 640 करोड़ का लोन आगे दे दिया। अब ये प्रोसेस, टेबल पूरा करने की जरूरत नहीं है, पेपर में टेबल नहीं पूछा जाता, बट आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। 640 करोड़ का फिर आप 20% निकालोगे, उसके बाद फिर लोन बचेगा, फिर उसका 20%। क्या समझने वाली बात ये है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, मतलब 640 आ जाएगा यहाँ, फिर ये आगे आगे ऐसे चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा इन टोटल? ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आपके रिजर्व इक्वल नहीं हो जाते आपकी प्राइमरी डिपॉजिट के। जी हाँ, मतलब 20% आप काटते जाओगे, जो 20% बचेगा, जैसे 200 बचा, 160 बचा, अगली बार 20% बचेगा। तो ये जो 20% बचेगा, जब तक इनका सम इक्वल नहीं हो जाता 1000 करोड़ के। अब यहां डिपॉजिट में कितना पैसा आएगा, लोन में कितना पैसा आएगा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मतलब अगर हमें समझना है कि कितना पैसा बनाया है, वैसे मैं आपको समझा दूंगा, अभी अगला टॉपिक यही है, लेकिन इसमें जो है 5 गुना पैसा बनाएगा बैंक, वो भी बताऊंगा कैसे। तो इनिशियल डिपॉजिट से 1000, 5 गुना लोन देगा, तो बन जाएगा 5000 करोड़। मतलब बैंक ने 5000 करोड़ का बांटा, और डिपॉजिट आएंगे 4000 करोड़, ये डिफरेंस 4000 करोड़ है ना। मतलब इसका सिंपल सा फंड है, हर राउंड में प्रीवियस राउंड का 80% लोन में जाएगा और 20% रिजर्व में जाएगा हर राउंड में। बाय 80% इट विल इंक्रीज अप, ठीक है। तो ये आप समझ लो। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो डाउट क्लियर कर दूंगा। ये सिंपल सा फंड है, बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताया होता है,
बिल्कुल सिंपल से है। 1000 करोड़ आए, 20% से माला 800 बांटा, 800 आए, 20% से माला 640 बांटा, 640 आए, ऐसे संभलता जाएगा, टोटल 5000। ये याद रखना, जब तक रिजर्व इसके इक्वल नहीं हो जाता ये 1000 करोड़, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, और ये इसकी इक्वल आएगा ही आएगा, चाहे आप यहाँ पे 2000 ले लो फिगर, 700 ले लो, 650 ले लो, कुछ भी ले लो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे। ये मेन टॉपिक था इस चैप्टर का, मतलब जो बच्चों को समझ नहीं आता ज्यादातर, और जबकि आसान टॉपिक है ये, इंटरेस्टिंग है। इतनी बहुत कैलकुलेशन तो यार आती है सबको, आफ्टर ऑल इकोनॉमिक्स ली है। उम्मीद करता हूँ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म होते हैं, इसमें इनमें कुछ है ही नहीं ज्यादा पढ़ने वाला। अगला टॉपिक आता है मनी मल्टीप्लायर। लिख देता हूं, मनी मल्टीप्लायर। सिंपल भाषा में बताऊं, इट इज द नंबर बाय विच प्राइमरी डिपॉजिट्स इंक्रीज। सिंपल भाषा में ये होगा, ये वो नंबर है, मतलब जितना गुना पैसा बनता है। जैसे मैंने आपको वहां बताया था ना कि इनिशियल 1000 है तो 5 गुना बनेगा, मतलब 5000 के लोन बांटे। ये कैसे पता लगता है? वो इस फॉर्मूला से पता लगता है। ये वो नंबर है, वैसा कांस्टेंट नंबर है जिससे आपको पता लगता है कि जो आपके इनिशियल डिपॉजिट है उनमें कितना चेंज आया। लीगल रिजर्व रेशियो को ऊपर नीचे करने से आपके इनिशियल डिपॉजिट में कितना चेंज आता है। सिंपल सा इसका फंड है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, MM लिख रहा हूं इसको शॉर्ट फॉर्म में, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में LRR। ये समझते हैं। मान लेते हैं LRR हमने उस केस में पढ़ा था 20% है, यहाँ लिख लो LRR 20%। तो अब इसमें मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन में 20%, परसेंट मतलब अपॉन में 100 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 0.2 है, तो सीधा भी लिख सकते हैं, पर बच्चों के लिए जिन्हें ना पता हो 1 अपॉन में 0.2 5, मतलब 5 गुना पैसा होगा। तो उस केस में मैंने आपको बताया था ना कि 5000 करोड़ कैसे हुआ। ये शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट तरीका है। ये एक दो नंबर में पूछ लिया जाता है कि इतनी डिपॉजिट है और मनी ये LRR इतना है, तो बताओ कितना गुना पैसा हो जाएगा सेकेंडरी डिपॉजिट में। तो ये है, अब मान लो 1000 करोड़ था तो 5 गुना हो गया, तो 5000 करोड़। इसके बारे में एक फैक्ट और है, ये हॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है संदीप गर्ग में। प्रूव करो कि मनी मल्टीप्लायर और LRR इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ये पूछा जाता है हॉट्स में ज्यादातर। 3-4 नंबर में, वैसे 6 नंबर का तो चैप्टर ही आना है, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि मान लो 2 नंबर में उन्होंने डाल दिया, उनका मन करा बोर्ड वालों का कि बच्चों को फंसाना है बस। तो इसका सिंपल एक तरीका, आपको ये प्रूव करना है कि मनी मल्टीप्लायर और जो आपका LRR है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए 2 केस लेने पड़ेंगे। पहले केस में हम मानेंगे कि LRR है 20%, तो MM मतलब कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन में 20%, अभी पड़ा है 5। अगले केस में, ये केस 1 मान लो, केस 2 में LRR हम ले लेते हैं 50%, मतलब 50% रिजर्व बैंक को अपनी संभालनी है और 50% है। तो इस केस में मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट, मार्कर थोड़ा लाइट हो गया, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी, अरे यार, मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा इस केस में हमारा 1 अपॉन में 50 अपॉन में 100, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, देख लेना, नीचे हो गया ना काफी। तो ये आएगा 2, मतलब पैसा 2 गुना बनेगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है? LRR कम था, मनी मल्टीप्लायर ज्यादा था, LRR बढ़ाया, ये कम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा कि मतलब आपका जो LRR है 1 अपॉन में LRR, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है मनी मल्टीप्लायर के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ये तो आपकी बुक में लिखा है, इससे कंफ्यूज हो गया, आप इसे मिटाई दो, टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार बस। इसमें आपको एक चीज और साथ में दिखानी है, जब आप इसे प्रूव करोगे एक फिगर मान लेना कि हमारी इनिशियल डिपॉजिट 1000 करोड़ है, कोई 1000 लेते हो ना तो उसका परसेंट आसानी से निकल जाता है। 1000 करोड़ हमारी इनिशियल डिपॉजिट है, 20% मतलब 5 गुना 5000 करोड़ बनेगा। अगर LRR बढ़ा दिया हमने तो 2 गुना बनेगा, मतलब 2000 करोड़। तो इस केस में 1000 का 2000 बन रहा है, इस केस में 1000 का 5000। तो ये वाला बेटर है ना, मतलब इसमें ज्यादा बन रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। ये बढ़ेगा तो डिपॉजिट कम बनेंगे, ये कम होगा तो डिपॉजिट ज्यादा होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मनी क्रिएशन का एक फायदा और होता है, पूछ लिया जाता है एक लाइन में, वन लाइनर है, आपको इसके इलस्ट्रेशन के नीचे दिख जाएगा कि क्या मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन देश की नेशनल इनकम में कुछ फर्क डालता है। सोचने वाली बात है। एक बार 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, सोचो। अभी तक जितना भी पढ़ा है कोई बात नहीं, गलत है तो हम तो बैठे हैं सही के लिए। मनी क्रिएशन बताओ, क्या देश की नेशनल इनकम में कुछ भी फर्क लाएगा तो कैसे? 1 मिनट सोचो। जिन्हें नहीं सोचना वो भाई पानी पियो, प्यास बुझ जाएगी, मैं बता ही दूंगा आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। तो मनी मल्टीप्लायर नेशनल इनकम कैसे बढ़ाता है, एक लाइन का ही आंसर है इसका। मनी मल्टीप्लायर से क्या होता है, लोन बनते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। लोन किसे चाहिए होते हैं? जरूरत, सही बात ये है कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपने उन खर्चों को हटा दो, हमें गाड़ी लेनी है या घर की लग्जरियस चीजें, उन्हें हटा दो। हम इकोनॉमी में सोच रहे हैं कि लोन हमेशा कौन बंदा लेता है? जो आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो बैंक हमारे पैसे को जब लोन की फॉर्म में देता है इन्वेस्टर्स को, तो ऑब्वियसली बात है वो इकोनॉमी में इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ये सारे रिलेटेड है एक दूसरे से डायरेक्टली। तो इस तरीके से नेशनल इनकम बढ़ती है। बस ये छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद इस चैप्टर का दूसरा अध्याय शुरू होता है, सेंट्रल बैंक। ये कमर्शियल बैंक की सारी स्टोरी थी। अब आता है इन सब का बड़ा सिस्टम, मतलब रहना है तो सिस्टम के नीचे। तो बड़ा सिस्टम है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? आपकी बुक में एक टर्म मेंशन है, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स। ये लिख लो। ये कीवर्ड ना अगर आप इको के पेपर में लिखते हो तो जब एग्जामिनर चेक करता है ना, उसे लगता है कि हाँ बच्चे ने डीपली पढ़ा हुआ है। ये टर्म मेंशन कर दोगे तो आपका आंसर की जो स्ट्रेंथ है वैसी स्ट्रांग हो जाएगी, एपेक्स। और एक सजेशन और दूंगा, जब भी इको के पेपर में आंसर लिखो, एक बात का ध्यान रखना, चाहे इको चाहे बीएसटी हो, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आंसर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 का है, आंसर को ना हमेशा पॉइंट फॉर्म में लिखो। मतलब मान लो बड़ा आंसर है, छोटा है, उसको पॉइंट में तोड़ दो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। इससे क्या होता है, आंसर की लेंथ बढ़ती है, आंसर क्लियर कट दिखता है और एग्जामिनर को ये समझ आता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, वो डायरेक्ट पॉइंट में लिख रहे हैं। ये पैराग्राफ में खिचड़ी बना दोगे, एग्जामिनर भी बोर होगा पढ़ते पढ़ते, तो वो कहीं ना कहीं चांस होता है कि मार्क्स कट जाए। तो जब फाइनल पेपर दे ही रहे हो और इतनी अच्छी तैयारी कर ही रहे हो तो ये भी कर दो, इसे हमेशा पॉइंट फॉर्म में लिख दो। एपेक्स मतलब क्या होता है? एपेक्स मतलब होता है सुप्रीम बॉडी। सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा। हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, नाम तो सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंग्लैंड का है बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो भी नाम है स्पेसिफिक, या फिर अमेरिका यूएस का है फेडरल रिजर्व सिस्टम। हर बैंक का अपना नाम होता है। हमारे वाले का है आरबीआई, सबने सुना होगा, बहुत मशहूर है। ये है सुप्रीम अथॉरिटी। इससे ऊपर मॉनेटरी फाइनेंशियल अथॉरिटी एक कंट्री में कोई हो ही नहीं सकती, सेंट्रल बैंक से ऊपर। हमारे देश की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है आरबीआई। इसके नीचे सारे बैंक आते हैं जितने हैं, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, एचडीएफसी, जितने भी हैं, उन सबको इसकी बात माननी पड़ेगी। मतलब इसने जो बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है, बस अब सबको माननी पड़ेगी। तो आरबीआई में क्या होता है, ये सुप्रीम बॉडी है। तो जितनी भी रेगुलेशन है, जितनी भी आपको आगे छोटे बैंक, जितने कमर्शियल बैंक हैं, उन्हें लाइसेंस देना है, उन्हें वाइंड अप करना है, या ब्रांच एक्सपेंशन करनी है, या देश में क्या रेट रखना है, जितने भी डिसीजन है फाइनेंस के रिलेटेड, मॉनेटरी के रिलेटेड,
वो सारे डिसाइड करता है आरबीआई। तो इसका लिखा हुआ है इट इज द एपेक्स सुप्रीम हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी विच रेगुलेट, ऑपरेट एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक्स या कमर्शियल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। इसकी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, रटने को नहीं कह रहा लेकिन समझने को कह रहा हूं, क्योंकि आप जब वो वाले टर्म यूज करते हो ना तो हिट करते हैं और आपके नंबर बढ़िया दिलवाते हैं। तो ये है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म ऐसे सबको पता ही है बट स्टिल लिख लो, रिजर्व बैंक ऑफ। अब आपको पता है ये चैप्टर बस 6 नंबर का है, तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद यही रहती है इससे एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो इसी टॉपिक में एक पेचीदा एमसीक्यू आता है। पेचीदा तो क्या, फैक्ट वाला, फैक्चुअल डेटा। बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं डेटा को, लेकिन एक काम का है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था, ये डेट काम आ जाती है क्योंकि इकोनॉमिक्स में, मैक्रो में तो डेट वैसे भी बहुत कम है, तो जितनी है उतनी तो पता हो। अपनी तरफ से कोई भी स्कोप मत छोड़ो कि टीचर नंबर काट ले, भाई सब पता है जी, कुछ भी पूछ लो। मतलब ऐसे जाओ पेपर में कि आज कुछ भी आ जाए, बस सारे जवाब आते हैं, कितना भी मुश्किल पेपर हो। ये हुआ था एस्टैब्लिश 1935 में, 1935, and it was established under the Act of Reserve Bank of India passed in 1934। ये एस्टैब्लिश हुआ था आरबीआई एक्ट के अंडर, जो कि एक्ट पास हुआ था 1934 में, 1 साल पहले। आई गेस ये बना भी शायद अप्रैल में था, एक बार कंफर्म कर लेना, मेरे बुक में लिखा है ये अप्रैल में बना था एस्टैब्लिशमेंट 1935। वैसे तो ईयर ही पूछते हैं, मंथ तो कौन ही पूछेगा। और एक्ट आया था 1934 का, ये डेटा याद कर लेना, ये काम का है। इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है वो पढ़ते हैं, और मस्त फंक्शन है इसके। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे हम करेंसी। ये हर बुक में अलग हेडिंग दी हुई है, तो जो आपको सही लगे, जो आपके स्कूल में पढ़ाई जाए, वैसे संदीप गढ़ की बेस्ट है। करेंसी अथॉरिटी मतलब सेंट्रल बैंक, आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है करेंसी इशूइंग की। करेंसी अथॉरिटी मत लिखो, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी लिख लो, करेंसी अथॉरिटी गलत हो जाएगा। करेंसी इशूइंग अथॉरिटी। देश में आरबीआई सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सोल राइट है कि वो पैसा छाप सकता है। करेंसी मतलब पैसा, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन इसमें एक चीज आती है, छाप तो सकता है लेकिन सिर्फ नोट। इसमें आरबीआई के पास एक चीज है, मतलब जो जितने भी सिक्के होते हैं और 1 रुपए का नोट होता है वो आरबीआई नहीं छाप सकता, वो छापती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा जितने भी नोट हैं सारे करेंसी आरबीआई छापता है। और जितने भी नोट होते हैं एक्सेप्ट 1 रुपये नोट और कॉइन्स, उस पे साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। और जितने भी 1 रुपए के नोट होते हैं और कॉइन होते हैं उस पे साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। जहां तक मेरे को याद है हमारे अभी आरबीआई गवर्नर, करंट आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, तो ये पता होना चाहिए, कल को कहीं आ जाए, जनरल नॉलेज है, सीयूईटी में आ जाए, जीटी में आ जाए, तो शक्तिकांता दास जी है। फिर भी एक बार गूगल कर लेना, ये जनरल नॉलेज रखा करो कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो पैसे की दुनिया है, पता होना चाहिए कौन कहाँ पे गवर्नर है, कौन क्या कर रहा है। जैसे G20 आ रहा है, ये आजकल की जो करंट चीजें हैं पता होनी चाहिए। तो करेंसी इशूइंग अथॉरिटी। अब इसके फायदे क्या है? अब सिर्फ आरबीआई कर रहा है तो कुछ फायदा तो होना चाहिए। मान लो आप अपने घर में प्लेट लगा लो, वो एक फिल्म आई थी ना अभी फर्जी, शाहिद कपूर की, नोट बनाए थे। ऐसे तो हर कोई नोट बना सकता है, लेकिन उसका नुकसान क्या है, मतलब इसका फायदा क्या है, डायरेक्टली ये बात करते हैं। तो इसका जो पहला फायदा होता है, बुक में 5-6 फायदे दिए हैं जो मेन मैं आपको बता रहा हूं। एक तो बना रहता है यूनिफॉर्मिटी, मतलब अगर सिर्फ आरबीआई पैसा छापेगा तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलेशन चलेगा। मतलब सबको पता है कि जो आरबीआई ने पैसा छापा है वही पैसे हैं। मान लो आरबीआई 2000 का नोट पिंक कलर में छापता है, आप अपने घर में ग्रीन कलर का बना दो, मार्केट में चला दो, दिक्कत आएगी ना। तो लोगों को पता है कि पैसा बनाएगा तो सिर्फ आरबीआई, और जो उसने बनाया यूनिफॉर्म, मतलब इतने साइज का नोट है,
इस कलर का है, ऐसा दिखता है। उसका ये फायदा होता है कि मार्केट में कोई दिक्कत नहीं आती, यूनिफॉर्मिटी। दूसरा, सुपरविजन। आरबीआई सुपरवाइज रख सकता है, रेगुलेशन रख सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है, अगर सिर्फ वही पैसा छाप रहा है। हर कोई पैसा छापेगा तो उसके लिए हैंडल करना आसान नहीं होगा कि उसका भी पैसा देखे, उसका भी देखे, लीगल है इलीगल है। तो इससे आरबीआई पूरी इकोनॉमी में सुपरविजन रख सकता है। तीसरा होता है पब्लिक फेथ। देश की जनता ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आने वाली जनता आप ही है। पब्लिक फेथ, पब्लिक ही देश को जनता ही सब बनाती है जो होती है। पब्लिक फेथ, अगर एक ही जना सिर्फ पैसा छापेगा तो पब्लिक का भी फेथ रहेगा। मान लो किसी और ने भी छापना शुरू कर दिया, हर घर में पैसा छप रहा है, तो लोगों में फेथ नहीं रहेगा ना, इसका पैसा असली है नहीं, नकली नोट तो नहीं है। नकली नोट तो खैर अब भी होते हैं लेकिन इतने नहीं है ना। अगर हर कोई छापेगा तो सिर्फ नकली चलेंगे, असली चलेंगे नहीं, तो पब्लिक का फेथ नहीं रहेगा। चौथा पॉइंट इसमें आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल, डॉट लिख रहा हूं, एक्सटर्नल इंटरनल वैल्यू। राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, थोड़ा नीचे आ गया ना। आरबीआई जो हमारी मनी मार्केट होती है आगे, या फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, उनमें हमारी करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहती है एक्सटर्नल और इंटरनल तरीके से। वो आगे हम पढ़ेंगे अगले आने वाले चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज में। लेकिन इसका ये फायदा रहता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल वैल्यू हमारी करेंसी की स्टेबल रहती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही लिख लो, बुक में लिखा हुआ इनको, बुक में भी वन लाइनर की फॉर्म में है ये। और इसका एक फायदा और होता है कि लिख देता हूं, मिटाना पड़ेगा इसको। पांचवा फायदा होता है इसका मनी सप्लाई कंट्रोल में रहती है। जो इसमें लास्ट फंक्शन आता है वो है मनी सप्लाई। पिछले चैप्टर में पढ़ा था मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई मतलब करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। अब सिंपल सी बात है, आरबीआई पैसा छाप रहा है तो उसके हाथ में ही है ना कि देश में कितना पैसा घुमाना है। अगर पीछे से वो कम कर देगा तो देश में कम पैसा आएगा। तो ये पांचवा फंक्शन था इस कैटेगरी के अंदर करेंसी इशू में, कि आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है। इसको भी कॉपी में लिख लेना, काम का पॉइंट है ये। इसके बाद चलते हैं आरबीआई के अगले फंक्शन पे। इसके बाद आता है बैंकर्स बैंक। लिख लो बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर्स बैंक थर्ड नंबर पे पढ़ लेंगे क्योंकि ये भी मेन है। बैंकर टू गवर्नमेंट, इसकी हेडिंग कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन फिर वही बात बोलूँगा, एक बार बुक में जो हेडिंग लिखी है उन्हें याद करके लिखोगे तो पेपर में बेनिफिट रहेगा, नंबर ज़्यादा मिलेंगे। बैंकर टू गवर्नमेंट, इसमें ये तीन तरीके से काम करता है आरबीआई। सबसे पहला बैंकर फॉर गवर्नमेंट, मतलब बैंक, इस टॉपिक के अंदर तीन टाइप आते हैं, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, और तीसरा होता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तीन तरीके से आरबीआई काम करता है। बैंकर, एज अ बैंकर सबसे पहला जो मेन काम होता है आरबीआई का वो होता है सरकार का करंट अकाउंट अपने पास संभालना। सरकार के जितने भी पैसे होते हैं वो आरबीआई मेंटेन करता है थ्रू करंट अकाउंट। ये छोटा सा पॉइंट है पहला, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बुक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करंट अकाउंट मेंटेन रखता है। इसके बाद दूसरा आता है जितने भी सरकार की पेमेंट करनी होती है एक्सपेंडिचर्स की, या रिसिप्ट करनी होती है, वो सारे काम, या लोन एडवांस करना होता है, जो भी मतलब लोन आता जाता है, जो उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं, वो वाला काम भी यहाँ लिख लो, इनकम एक्सपेंडिचर, ये वाला काम भी आरबीआई में बैंकर के रोल से निभाता है।
जो अब आता है इसका तीसरा पॉइंट, वो जो आरबीआई है वो लोन एडवांस करता है गवर्नमेंट को उनकी सिक्योरिटीज़ के बदले। अब एक ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास पैसे कम पड़ गए, उन्होंने बजट बनाया, बजट में डेफिसिट हो गया, अब सरकार को पैसा चाहिए, तो सरकार को पैसा कौन देगा? आरबीआई देगा। वो कैसे देता है? सेंट्रल बैंक के पास अपनी सिक्योरिटीज़ होती हैं या ट्रेजरी बिल होते हैं, या बीएसटी में पढ़ोगे ट्रेजरी बिल क्या होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो आप इसे पढ़ोगे। जो सरकार की ट्रेजरी बिल या सिक्योरिटीज़ होती हैं, सरकार उसे आरबीआई को बेचती है, और उन सिक्योरिटीज़ के बदले जो आरबीआई होता है वो नई करेंसी को प्रिंट करना शुरू करता है और वो करेंसी देता है गवर्नमेंट को। इस प्रोसेस को, जिसमें सरकार का डेफिसिट बैलेंस किया जाता है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये पेपर में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफाइन डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो जो सरकार को लोन चाहिए होते हैं, वो वाला काम, एडवांसमेंट ऑफ लोन वाला काम एज अ बैंकर के अंदर आता है, लोन एडवांसमेंट। डॉट लगा लिए, शॉर्ट फॉर्म में देख लेना। इसके बाद आता है एज अ एजेंट। इसमें एक ही आता है, जो पब्लिक डेट होता है, सर, जो पब्लिक का डेट या पब्लिक डेट जिसे भी आप कहते हो, उसे मेंटेन करने का काम आता है एजेंट पे। ये इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं होती कि पब्लिक डेट क्या है, बस इतने में लिखा है, इतना ही बहुत है। आपकी अभी हमारे बियॉन्ड सिलेबस है वो ज़्यादा पढ़ना, तो इसमें लिख लो मेंटेनिंग पब्लिक डेट। तीसरा आता है फाइनेंशियल एडवाइज़र। अब सरकार पे हज़ारों करोड़ों में पैसा पड़ा है, अब उसे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसे भी तो पैसे पे पैसा बनाना है। अगर आपको हमको बनाना है और पैसा, तो सरकार को भी बनाना ही है। तो आरबीआई सरकार को इकोनॉमिक, मॉनेटरी, फाइनेंस टर्म्स में एडवाइस देता है कि सरकार को पैसा कहाँ लगाना चाहिए, या क्या नई पॉलिसी लानी चाहिए, या टैक्स में क्या कम ज़्यादा करना चाहिए। ये जितने भी फैक्टर होते हैं जिससे सरकार अपना पैसा बना सके, ऐसे मैटर्स में आरबीआई अपना एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ सिर्फ ये लिख लो, एडवाइस या रिलेटेड टू इकोनॉमिक मैटर्स या फाइनेंस मैटर जितने भी होते हैं, फाइनेंशियल मैटर। तो ये वाले जो 3 किरदार हैं, ये बैंक निभाता है गवर्नमेंट के लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बिल्कुल की टर्म्स में लिखा है, एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है इसकी बुक में, लर्न कर लेना। हाँ, वो टॉपिक जरूर लिख लेना है जो आपको बताया, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ, ये पढ़ लेना और ये याद भी कर लेना। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जो सरकार के लिए आरबीआई नया पैसा छापता है, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब सवाल आएगा, पैसा तो आरबीआई छाप रहा है, मतलब अपने मान लो आपके घर में कोई पैसा छाप रहा है, तो अंधा पैसा छाप लो, कितना भी कर तो आरबीआई सकता है। मान लो हमारे को अपनी जीडीपी बढ़ानी है, हमें दिखाना है बाकी देशों से बहुत अमीर है, अमीरी के लिए पैसा चाहिए, तो आरबीआई पैसा छापता रहे, कितना भी छाप ले, पर नहीं, आरबीआई एक लिमिट तक पैसा छापता है। मतलब आरबीआई ऑब्लिज्ड है आप सबके लिए, मतलब आरबीआई हैज टू बैकअप विद द सेम अमाउंट ऑफ एसेट। वो इतना ही पैसा छाप सकता है जितना हमारे देश में गोल्ड है या कोई भी एसेट है। तो वो एसेट ज़्यादातर क्या होता है, जितना हमारे देश में गोल्ड पड़ा है, मतलब गोल्ड कॉइन या कुछ भी, या गोल्ड बुलियंस होती हैं, या जो भी सिक्योरिटीज़ है, उस लिमिट तक ही सिर्फ आरबीआई पैसा छाप सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर ज़्यादा छाप देगा तो मनी की वैल्यू गिर जाएगी। तो पब्लिक फेथ, एक स्मूथ सिस्टम चलाने के लिए आरबीआई सिर्फ उतना ही पैसा छापता है जितना हमारे पास, आरबीआई नहीं, हर कंट्री, ये एक रूल है। तो हर कंट्री उतना ही पैसा छाप सकती है जितना उसके पास बैकअप है ऑफ इट्स एसेट। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग तो लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सबने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। इसके बाद आता है एक और अहम फंक्शन, वन ऑफ द प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट फंक्शन। ये सारे आपको फंक्शन पढ़ाई के अलावा भी वैसे भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये जनरल नॉलेज में बहुत काम के रहते हैं। आपका देश का बैंक है सबसे बड़ा, वो क्या कर रहा है पता होना चाहिए भाई, आपका पैसा ही है उसके पास। तीसरा फंक्शन आता है बैंकर्स टू बैंक या बैंकर्स फॉर बैंक। ये जितने कमर्शियल बैंक हैं, ये मैं आपको हेडिंग उस फॉर्म में लिख रहा हूँ कि आपको इजीली समझ आए। जो बुक में लिखी है मैं दोबारा कहूँगा, उस वाली को लर्न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैंकर फॉर बैंक,
जितने कमर्शियल बैंक, हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक कौन से, इंडियन बैंक, आईसीआईसी, पीएनबी, एक्सिस, इलाहाबाद, यूनियन बैंक, जितने भी आपके आसपास कोई भी बैंक हो, वो येस बैंक, ये सारे आते हैं कमर्शियल बैंक में। आरबीआई इन सब की मदद करता है, तो उस रोल में कहते हैं बैंकर्स फॉर बैंक। अब क्या मदद करता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है क्लियरिंग द हाउसेस, नाम से समझ आ रहा होगा, एक दूसरे के घर साफ करना, वैसा नहीं है, घर नहीं साफ होते इसमें। क्लियरिंग द हाउसेस के अंदर क्या आता है, मान लेते हैं दो बैंक हैं, एक पंजाब नेशनल, एक एचडीएफसी। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं इन सबके खाते आरबीआई के पास होते हैं। जैसे हमारे इन बैंक के पास है, इन बैंक के ऊपर जो बैठा है सुप्रीम अथॉरिटी आरबीआई, वो इन सबके करंट अकाउंट मेंटेन रखता है। अब पीएनबी और एचडीएफसी, इन दोनों बैंक में आपस का लेन देन है। मान लो इनके बीच में 700 या 1000 करोड़ का एक लोन है, मैंने आपके देने हैं या पीएनबी ने मेरे देने हैं, एचडीएफसी ने, इन दोनों बैंक ने आपस में लेन देन करना है, इनका कुछ बैलेंस है। अब वो बहुत टाइम से क्लियर नहीं हो रहा और बैंक क्लियर कर नहीं रहे, तो आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो उनके बैंक में डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस करके उनका जो हिसाब है उसे नील कर दे। इसे बोलते हैं क्लियरिंग द हाउसेस, मतलब जो भी हिसाब किताब है उसे सफाजट कर देना, बिल्कुल नील, जीरो कर देना। तो ये आता है क्लियरिंग द हाउसेस में। इसके बाद दूसरा आता है होल्डर, तो नहीं, अगर इसे इकोनॉमिक टर्म्स में बोले, आपको पहले भी बताया था, अगर बिल्कुल ऐसे पेचीदा कीवर्ड लिखोगे तो हिट होगा एग्जामिनर के माइंड पे और नंबर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ लिखो कस्टोडियन, ये जो टर्म होती है ना डिफाइंड, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन मतलब क्या है यहाँ, कस्टोडियन मतलब रखवाला, जो रखवाली करे। कैश रिजर्व अभी पीछे पढ़ा था ना कि कमर्शियल बैंक को एक लीगल रिजर्व रेशियो जो आरबीआई कहता है वो रिजर्व संभाल के रखना होता है, तो वो जितना रिजर्व होता है वो सारा संभलता है आरबीआई के पास। जितना भी कैश रिजर्व है बैंक्स का वो सबकी देख रेख करता है आरबीआई। तीसरा आता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व हो गया, क्लियरिंग द हाउसेज हो गया। इसके बाद मेन आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये नाम मुश्किल है, बस इनके अंदर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बेसिक सी है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कमर्शियल बैंक के लिए बहुत काम का फीचर है जो आरबीआई निभा रहा है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब सबसे आखिरी देने वाला, मतलब वो आपको पैसे देगा। अब जैसे कमर्शियल बैंक है, इन्हें किसी भी चीज़ के फंड की ज़रूरत है, कहीं इन्वेस्ट करना है, ब्रांच एक्सपेंशन करनी है, कुछ भी एक्सवाइजी कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, उसने अपने सारे दरवाजे खटखटा लिए, ना उसे पब्लिक से बोरिंग मिली, ना किसी दूसरे बैंक से बोरिंग मिली, ना किसी तरीके से। जब सारे दरवाजे बंद हुए, आखिरी में जाता है वो सुप्रीम अथॉरिटी के पास जो है आरबीआई, और आरबीआई देता है उन सबको पैसा। एक मिनट बच्चों आया। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब सारे दरवाजे खटखटा लिए, हर जगह देख लिया, कहीं पैसा नहीं मिला, तो आखिरी में आती है सुप्रीम अथॉरिटी, वो है आरबीआई। वो देता है कमर्शियल बैंक को पैसा। पैसा क्यों देता है, आरबीआई भी मना कर सके, लेकिन एक देश के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग हो सके इकोनॉमी की, एक बढ़िया तरीके से इकोनॉमी चल पाए, इसलिए आरबीआई इन सबको पैसा देता है। तो ये थे हमारे 4-5 फंक्शन जो कि सेंट्रल बैंक के ज़रूरी हैं। इनको एक बार सब लर्न कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका 3 पॉइंट का, तो इसी के साथ खत्म होता है। इसके नीचे एक अलग से फंक्शन नहीं दिया लाइन में, आपको जनरली लिखा हुआ है कि आरबीआई एज अ सुपरवाइजर, पर आपको सजेशन दूंगा पेपर में इसको आप अलग से एक पॉइंट बना के आओ, बहुत मदद मिलेगी इससे। एज अ सुपरवाइजर, ये पहले भी पढ़ा था, आरबीआई एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है। वही जितने भी ब्रांच एक्सपेंशन करने हैं, किसी बैंक को अगर वाइंड अप करना है, उनकी लिक्विडिटी के लिए देश में क्या रेट रखना है, देश में मनी सप्लाई कैसे संभलेगी, बैंकों के लिए कोई नई रूल रेगुलेशन लानी है, जितने भी काम है कमर्शियल बैंक के, इन सबको एक्सरसाइज, रेगुलेट, ऑपरेट, डायरेक्ट, मॉनिटर, सब कुछ आरबीआई करता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, और साथ साथ में इसे कॉपी में लिख लेना। बच्चे आलस करते हैं कि एक लाइन के पॉइंट है क्या लिखने हैं, उस टाइम स्क्रीनशॉट से पढ़ लेंगे, पर बाद में फ़ोन से पढ़ा नहीं जाता। कॉपी में अपनी राइटिंग में लिखा हो ना तो दिमाग में फिट सा हो जाता है,
फिर बाद में सही रहता है, बड़ा आसानी रहती है जब पेपरों के टाइम में आप फटाफट पढ़ोगे ना। उम्मीद करता हूँ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। इसके बाद नया टॉपिक आता है, फंक्शंस वाला काम खत्म। अब जो टॉपिक आएगा ना, इसमें आपको लगेगा कि हाँ भाई इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अब आ जाएगी थोड़ी रेटों की बात, इंटरेस्ट रेट। उसमें न्यूमेरिकल फिगर्स कुछ नहीं है, सारा थ्योरेटिकली बस नाम ऐसे आ जाएंगे। इससे अगला जो टॉपिक आएगा वो होगा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट का, जिसको पानी वानी पीना एक बार पानी पी के आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब जो अगला मेन टॉपिक आएगा इस चैप्टर में, जो काफी मेन है, मतलब आपको उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये भी आरबीआई का ही काम है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। अब सबसे बड़ा सवाल, आरबीआई कैसे देश में पैसा रोकेगा या बढ़ाएगा। अभी हमने बड़ी बार पढ़ लिया मनी सप्लाई क्या होता है, मतलब लोगों के पास जो पैसा है या उनके बैंक में पैसा है। अब देश में पैसा ज़्यादा रखना है कम रखना है, क्योंकि आपको पता है अगर देश में ज़्यादा पैसा होगा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आगे पढ़ेंगे कैसे बढ़ेगा, पर शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लो आज सरकार ने बहुत पैसा छाप दिया, आप एक चीज़ ला रहे थे 20 रुपए की, अब वो चीज़ है कम, मतलब दुकान पे 5-6 पड़ी है या 10 पड़ी है, 100 पड़ी है, XYZ जितनी भी पड़ी है। आप पहले आप देश में 100 था, मतलब आपके पास 100 रुपये था, आप उस चीज़ के लिए 20 खर्च रहे थे। अब देश में 1000 है, अब दुकान पे जाओगे कहोगे मैं इस चीज़ के लिए 100 दूंगा, क्यों, पीछे बैकअप ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा छप गया। तो हर कोई ना उस चीज़ की वैल्यू बढ़ा देगा। आप कहोगे 100, पड़ोसी कहेगा मैं 120 दूंगा, और फिर फ्यूचर में जब प्राइस वापस कम होंगे ना, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इससे होता है इन्फ्लेशन, मतलब बेफजूल में इकोनॉमी में दबाव पड़ता है। तो ये दिक्कत होती है अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होता है। ये आउट ऑफ द सिलेबस था अभी के लिए, आगे आए गए चैप्टर में मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि पता होना चाहिए। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये कैसे कंट्रोल होता है। आरबीआई अपनी रूल रेगुलेशन, अपनी पॉलिसी जो निकालता है उन्हें बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसे लिख लेना, कंट्रोल थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। जितनी भी पॉलिसी आरबीआई निकालता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे बुक में लिखा होगा फिजिकल पॉलिसी, FISCAL। जितनी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, जितनी पॉलिसी आरबीआई बनाता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखना, मॉनेटरी फैक्टर अभी तक जितना भी पढ़े मनी से रिलेटेड सब आरबीआई संभाल रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाएगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इसमें ना कुछ रेट होते हैं, मतलब जिसमें आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई पे जमा कराता है या आरबीआई उधारी देता है कमर्शियल बैंक को। इन सारे रेट के थ्रू मनी सप्लाई कंट्रोल होती है, वो मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, रेपो रेट, REPO, रेपो रेट। इनके जो रेट के नाम है ना, ये आपको डिट्टो एग्जैक्टली यही लर्न करनी है और यही लिखनी है, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। रेट ऑफ रेपो कर दो, XYZ कुछ भी कर दो, ये आपको हूबहू ऐसी लिखनी है सेम, नहीं तो नंबर कर देंगे। रेपो रेट, ये फिल इन द ब्लैंक में पूछ लिया जाता है कि रेट का नाम बता दो, या MCQ में 4 रेट दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा वाला रेट का फंक्शन है। रेपो रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। इसके आगे लिख लेना, इसमें जो मेन चीज है वो यही है, शॉर्ट टर्म नीड्स। अब समझो इससे कैसे कंट्रोल होता है। कमर्शियल बैंक को उधार चाहिए जी, पैसा चाहिए। अब जैसे जिस रेट में बैंक हमको पैसा देता है, हम इसे इंटरेस्ट रेट बोलते हैं ना, लेंडिंग रेट होता है बैंक के लिए, स्टार्टिंग में पढ़ा था स्प्रेड वाले कॉन्सेप्ट में। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे आरबीआई यानी कि देश का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। और ये जो उधार होता है ये बैंक लेता है अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। अब मान लेते हैं इससे कंट्रोल कैसे होगा। आरबीआई ने वो रेट बढ़ा दिया 10%, या मान लो 5% था, उसे 10% कर दिया कि मैं अगर कमर्शियल बैंक को लोन दूंगा, पहले 5% पे दे रहा था, अब 10% पे दूंगा। तो जायज़ सी बात है, कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगा हो गया, उसे ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो लोन नहीं लेगा। अब
अगर कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा तो आगे क्या बांटेगा, आपको मेरे को अगर हमें ज़रूरत है कहाँ से बांटेगा। तो अगर आरबीआई इस रेट को बढ़ाता है तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक अपने रेट को बढ़ाएगा, कमर्शियल बैंक अपने रेट को बढ़ाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। आप ज़्यादा रेट पे उधार थोड़ी ले लोगे, मान लो पहले 5 था अब 10 हो गया, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट थोड़ी भर पाएगा एक आम नागरिक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने के कारण लोग लोन लेना बंद कर देंगे, जिससे कि जो क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन की एबिलिटी है कमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर इस रेट को आरबीआई कम कर दे, कहे कि पहले 5% पे वो कमर्शियल बैंक को उधार दे रहा था अब 2.5% पे देगा, कमर्शियल बैंक और ज़्यादा ले लेगा लोन, पड़ा मतलब जितना इंटरेस्ट कम होगा लोन ज़्यादा लेगा, उससे तो मुनाफा ही है, उतने ही आगे और बांटेगा, तो देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस कारण से जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। तो इस रेट के थ्रू आरबीआई देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसके सेकेंड नंबर पे जो आता है आपकी बुक में लिखा है वो है बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में एक छोटा सा फर्क होता है, जस्ट शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए यूज होता है रेपो रेट और बैंक रेट यूज होता है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। मतलब जब कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए होता है लंबे समय के लिए, बाकी इनकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम है, पढ़ोगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जो रेपो रेट था वही बैंक रेट है। ये बच्चों को फंसाने के लिए जरूर पूछा जाता है हर बार पेपरों में कि इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म नीड के लिए है। अगर गलती से भी इस पर टिक करा तो सीधा क्वेश्चन गलत। इन दोनों के बाद आता है तीसरा, उसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को हम बुक में आपकी लिखा होगा रिवर्स रीपरचेज रेट। रीपरचेज रेट भी इसमें लिखा होता है लेकिन रेपो ही ज्यादा सही है। अब आपको समझ आ रहा है, यहाँ लिखा है रेपो, यहाँ लिखा है रिवर्स रेपो, इसका उल्टा है जस्ट। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, मान लो हमारे पास जैसे एक्स्ट्रा पैसे है, सेविंग्स है, हम जाके बैंक में जमा करा देते हैं, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, फिक्स्ड एफडी करा देते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट मिले। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक पर जितना पैसा होता है वो अपना सारा पैसा आरबीआई के पास जमा कराता है और बदले में इंटरेस्ट लेता है। ये कोविड-19 के टाइम पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सबके घरों में काफी पैसा था, मतलब जितना भी पैसा था, आपकी सेविंग थी 1000, 2000, लाख, 1 करोड़, सबने सेफली बैंक में जाके जमा करा दी ताकि इंटरेस्ट मिले। तो उस टाइम जो कमर्शियल बैंक थे उनके पास सरप्लस फंड हो गया था, तो उस सरप्लस फंड को पार्क करने के लिए उन सब ने सेंट्रल बैंक के पास ही पैसा जमा करा दिया ताकि बदले में इंटरेस्ट मिले। तो जब सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, मतलब जब आप उसमें अपना कमर्शियल बैंक पैसा जमा कराएगा तो उसे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो इससे क्या होता है, क्रेडिट एबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? देखो, अगर आपको सीधी सी बात है, अगर पैसा जमा कराने का इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो आप जमा ही कराओगे, खर्चोगे कम, तो वही हुआ। अगर रेट बढ़ा दिया तो हर कमर्शियल बैंक अपना सारा फंड आगे जमा करा देगा और क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, आगे कम बांट पाएगा। लेकिन उसी की दूसरी तरफ अगर ये रेट कम कर दिया जाए, मतलब आपको अपना पैसा जमा करवाने पे इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, तो फिर फायदा ही क्या, तो हर कोई उसे खर्चना शुरू कर देगा। तो रिवर्स रेपो रेट से मनी सप्लाई ऐसे कंट्रोल होता है। इसके बाद आता है चौथा, ये बहुत जरूरी है और बहुत मेन है, ये पेपर में पूछा जाता है शॉर्ट नोट के टाइप में, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको शायद से थोड़ी बाहर से आवाज आ रही होगी, ढोल की, आज गणेश चतुर्थी है, आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। OMO होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। OMO क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई, उसके पास राइट होता है, अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटीज को बेच सकता है टू पब्लिक या टू कमर्शियल बैंक, और खरीद भी सकता है फ्रॉम पब्लिक या फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये ट्रेजरी बिल या सिक्योरिटीज आरबीआई के पास कहां से आई गवर्नमेंट की। तो कुछ देर शायद पहले आपको पढ़ा था, याद होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग में जब सरकार को पैसा छाप के दिया था, बदले में न्यू करेंसी जब छापी थी, बदले में सिक्योरिटी खरीदी थी ना, तो अब आरबीआई उन सिक्योरिटी को पब्लिक को बेचता है और बदले में पैसे लेता है। अब मान लो आरबीआई सिक्योरिटी बेचेगा, 1000 करोड़ की सिक्योरिटी बेच रहा है, तो बैंक या पब्लिक उसे पैसा देगी, मतलब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है तो ऑब्वियसली बैंक देगा। तो जब बैंक 1000 करोड़ देगा तो उस पर पैसा कम हो गया, रिजर्व कम, तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो पाएगा ना, बैंक में पैसा नहीं है,
तो इससे आगे मार्केट में पैसा नहीं फैलेगा, मनी सप्लाई भी कंट्रोल होगी। और दूसरी ओर अगर आरबीआई सिक्योरिटी खरीदता है बैंक से तब पैसे देगा तो बैंक के रिजर्व बढ़ेंगे, बैंक के रिजर्व बढ़ेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी बढ़ेगी, वो आगे और ज्यादा पैसा देगा। लेकिन इसमें 4-5 कंडीशन आती है जो आपकी बुक में दी हुई है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछते नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मार्केट रेगुलेटेड होनी चाहिए, उसमें जो फ्लक्चुएशन है प्राइस की कम होनी चाहिए, सिक्योरिटीज के प्राइस स्टेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, मतलब एक ऑर्डरली मार्केट मेंटेन्ड होनी चाहिए। एक बार इसका सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये हमारा कवर होता है। इसके बाद आता है एलआरआर, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, एक मिनट मिटा दूं जरा, ये भी मिटा रहा हूं हेडिंग। LRR, लीगल मार्कर, रुक रहा है एक मिनट गाइस, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। जो हमने एलआरआर पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है। ये वो अमाउंट होता है एक रिजर्व जो सेंट्रल बैंक कहता है कमर्शियल बैंक को उसके पास रखने के लिए। इसके अंदर दो आते हैं, सबसे पहला CRR, फुल फॉर्म होती है कैश, इनकी फुल फॉर्म याद रखना बिल्कुल सेम ऐसी, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरी आती है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनकी डेफिनेशन बुक में लिखी होगी, जैसे इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू केप्ट विद सेंट्रल बैंक। जी हाँ, ये वही रेशियो है जो एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखनी पड़ती है। इसका जो रेट होता है वो हमेशा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। CRR और SLR में क्या फर्क है? CRR वो रेशियो होती है जो सेंट्रल बैंक के पास रखनी पड़ती है उस रेट में जो सेंट्रल बैंक कहता है। SLR वो रेशियो होती है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं पर रेट इसका सेंट्रल बैंक की कहता है। इसको चाहे आप किसी भी एसेट की फॉर्म में रख सकते हो, जैसे अप्रूव सिक्योरिटी हो गया, अनएंकर्ड सिक्योरिटीज हो गया, ये किसी भी तरीके से ये आपको इजाजत देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि सेंट्रल बैंक की इसे आप अपने पास रखो। अगर सेंट्रल बैंक CRR या SLR इनमें से किसी का भी रेट बढ़ा देगा, यानी कि जो बैंक है कमर्शियल उनको रिजर्व ज्यादा रखने पड़ेंगे। अब रिजर्व ज्यादा रखने पड़ेंगे तो आगे कम बांट पाएंगे, आगे कम बांट पाएंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गई। दूसरी तरफ अगर इनमें से दोनों रेटों को सेंट्रल बैंक कम कर देता है तो मतलब वो अपना रिजर्व कम रखेंगे, रिजर्व कम रखेंगे तो आगे लेंडिंग ज्यादा कर पाएंगे, जिससे क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी ज्यादा रहेगी और देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो छोटी सी थे 2 पॉइंट, इनको एक बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इनकी फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती है। इसके बाद जो लास्ट आता है मेजर ऑफ मनी सप्लाई, वो यहां पे लिख रहा हूं, वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट नाम से समझ आ रहा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन मतलब गैप। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा, जब आप होम लोन लेने जाते हो या कोई भी बड़ा लोन लेते हो तो बैंक आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब कोई भी ऐसा सामान जो आप बैंक के पास गिरवी रखते हैं। तो जब हम या कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाता है या जब हम जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने, हमसे वो एक सिक्योरिटी लेता है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मान लो आपको 5 करोड़ का लोन चाहिए, आपने अपना घर गिरवी रख दिया जो 5 करोड़ का है, पर बैंक आपको कभी भी 5 करोड़ लोन में नहीं देगा, 4 देगा या 3 देगा। हमेशा आपकी एसेट के वैल्यू से, जो अभी आपने गिरवी रखी है उसकी वैल्यू से कम लोन सैंक्शन होगा। इसका कारण क्या है? ये जो बीच में मार्जिन गैप रह जाता है कम का, कि जिससे बैंक आपको कम लोन देता है, उसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब बैंक इसे क्यों करता है सब? इसका करने का कारण ये है, इन फ्यूचर जो भी आपने सिक्योरिटी ली है
उसकी अगर आने वाले टाइम में 10 साल 20 साल में वैल्यू कम हो जाती है तो बैंक को उसका घाटा ना हो और वो आपकी सिक्योरिटी से उस अमाउंट को पूरा कर सके। मान लो 5 करोड़ का कोई आपने एसेट गिरवी रख दिया, वो कल को 3.5 करोड़ का हो गया, 4 करोड़ का हो गया, तो बैंक को तो नुकसान हो जाएगा अगर वो 5 करोड़ का लोन दे देगा। तो इसलिए सिक्योरिटी की वैल्यू से हमेशा कम लोन सैंक्शन किया जाता है। अब मान लेते हैं अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट सेंट्रल बैंक 40% था, उसे 60% कर देता है, मतलब आपकी जो एसेट थी आपको उसका 60% कटेगा और 40% का लोन मिलेगा। तो ये रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ाने से आपको लोन कम मिल रहा है, महंगा पड़ रहा है, तो आप लोन नहीं लोगे। वैसे ही कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा, तो इससे ही महंगा पड़ता है। तो इससे क्रेडिट क्रिएशन कम होता है और मनी सप्लाई अंडर कंट्रोल रहती है। वहीं दूसरी ओर इस रेट को अगर कम कर देंगे तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये सारे जितने भी मेजर ऑफ मनी सप्लाई पड़े हैं कंट्रोल करने के, सारे आरबीआई कंट्रोल करता है। इसमें से जो सप्लाई के मेजर सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो था सबसे पहला रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये पैरेलली यूज करे जाते हैं क्योंकि ये इजी है। लेकिन जो हमने सबसे बीच में इनमें पढ़ा है सीआरआर और एलएसआर, इनकी एक खास बात है, एसएलआर, इनकी एक खास बात है कि ये द क्विकेस्ट एंड डायरेक्ट मेथड है ऑफ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। इस बात को याद रखना, वेरी क्विक एंड डायरेक्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, ये इसका मेन पॉइंट था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ ये वाला टॉपिक खत्म होता है। इसमें हमारे पास 2 मेथड और आते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। बार बार वही बात कहता हूँ, सिलेबस में जो नहीं है उसका भी थोड़ा बहुत हिंट रखोगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि पता रखने में कुछ नहीं जा रहा, आपको 2-3 मिनट लगेंगे देखने में, लेकिन हाँ आप क्लास के वो बच्चे होंगे जिसको बुक का हर टॉपिक पता होगा और बाकियों को सिर्फ वो सिलेबस जो आ रहा है। तो अगला टॉपिक जो आता है छोटा सा ही है, मैक्सिमम 2-3 मिनट लेगा, बुक में है और कभी कभार पूछ भी लिया जाता है, तो देख लो। वो आता है मॉरल सुएशन। बड़ा सिंपल सा है ये। मॉरल सुएशन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, मॉरल सुएशन को याद रखना, बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड परमिशन। परसुएशन एंड परमिशन ये एक, मतलब आप कह सकते हो वर्बली होता है। आरबीआई वर्बली या हिंट या स्पीच या फिर कोई मीटिंग के थ्रू या किसी भी तरीके से कमर्शियल्स बैंक को एक अर्ज करता है, ऑर्डर या कोई भी रूल रेगुलेशन कहता है मानने को किसी भी चीज से रिलेटेड। ये ऐसे ही है, कोई थ्योरेटिकल है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्बली आरबीआई रिक्वेस्ट कहता है, मान लो स्पीच, हिंट, डायरेक्ट, कैसे भी कहता है कि आपको ये मानना है। और ये विल होती है सेंट्रल बैंक की, सॉरी कमर्शियल बैंक की, कि वो आरबीआई के इस आदेश को माने या ना माने। लेकिन ज्यादातर कमर्शियल बैंक इस आदेश को मानते ही हैं, क्योंकि हमने कुछ देर पहले पढ़ा था जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो आखिरी में मदद हर कमर्शियल बैंक की सेंट्रल बैंक की करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनके, और उन्हें पैसे देता है। तो अगर वो आरबीआई की बात नहीं मानेंगे, आरबीआई भी उनकी बात नहीं मानेगा। तो सिंपल सा फंड है, वो आरबीआई की बात माने, आरबीआई उनकी बात माने और स्मूथ फंक्शनिंग होती रहेगी। तो ये आता है मॉरल सुएशन के अंदर। इसके बाद आता है दूसरा, लास्ट, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जी हाँ, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को आदेश देता है कि वो जो भी फंड आगे लेंड कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स, मतलब पब्लिक को, वो स्पेसिफिक सेक्टर की तरफ किया जाए। मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलेगा आप जितना भी उधारी बांट रहे हैं उसमें आपको सारा प्रपोर्शन एजुकेशन सेक्टर को देना है, या सारा प्रपोर्शन हेल्थ सेक्टर को देना है, या सारा प्रपोर्शन जितना भी उधार बांट रहे हो टूरिज्म इंडस्ट्री में देना है। इससे आरबीआई क्या करता है, जितना भी फंड होता है उस सबको एक इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट कर देता है। अब हम इसको 2 तरीके से मान सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसे याद रखना, इसके दो पहलू हैं, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे? पॉजिटिव ऐसे क्योंकि जिस इंडस्ट्री को उस समय में पैसों की ज्यादा जरूरत होती है उसे फंड मिल जाएगा, क्योंकि बाकियों को नहीं मिलेगा। और नेगेटिव कैसे? फंड सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। मतलब वही है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, फायदा भी है नुकसान भी है। हालांकि ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा, पर वो ये दोनों चीजों के फायदे भी है नुकसान भी है। इससे हमारे टॉपिक खत्म होता है। एक चीज बस आपको याद रखनी है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है,
जो हमने अभी तक पढ़ा है, रेपो रेट, बैंक रेट, जो रिवर्स वाला पढ़ा था रिवर्स रेपो, ओएमओ, एलआरआर, ये जितने भी मेथड हैं इस डब्बे के अंदर, इनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब क्वांटिटेटिव। ये कंट्रोल करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, मतलब किस संख्या में जो आपका उधार है वो बटना चाहिए, वॉल्यूम समझ रहे हो ना, मॉनेटरी टर्म्स में। और जो इसके अलावा जो हमने इनका लास्ट पढ़ा था, मार्जिन, रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये वाला जो बॉक्स इसके अंदर जो आते हैं इनको बोलते हैं हम, एक मिनट, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, विशेषता वाला, क्वालिटेटिव। ये होता है क्वांटिटेटिव। ये पता होना चाहिए, इनका डिफरेंस आ जाता है कभी कभार, मतलब आपको पता होना चाहिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को डिसाइड करता है, ये है डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, पढ़ा था ना किस सेक्टर को पैसा मिलना चाहिए, ये डिसाइड करता है किस डायरेक्शन में क्रेडिट फ्लो होना चाहिए, ये वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। ये जो पुराने मेथड थे जो हमारे पुराने वाले, इन दो को छोड़ के, ये बात और याद रख लो, एक ये और ये सारे जो सर्कल में, स्क्वायर में नहीं सर्कल में, इनको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। और ये वाले दो जिनके आगे स्टार बना है, ये क्रॉस बना है, इन वाले दो मेथड को बोलते हैं मॉडर्न सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। पुराने वाले ट्रेडिशनल, ये मॉडर्न सिलेक्टिव कंट्रोल मेथड। ये वाली होती है जनरल इन नेचर, ये वाले होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये बुक में पढ़ लेना, एक बार आपको हिंट हो जाएगा। आसान से ही टॉपिक है, चैप्टर ही आसान है वैसे तो। अगर पूरी वीडियो को एक बार ध्यान से देख लो, कॉन्टिन्यूअस एक फ्लो में, फोन को बिल्कुल सारी साइट्स को बंद करके एक बार यूट्यूब पे वीडियो ध्यान से देख ली, चैप्टर पक्का है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस चैप्टर से। अब इस चैप्टर में एक आपको क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर के हॉट्स में दिया हुआ है, वो थोड़ा एप्लीकेशन वाला है, दिमाग से सोचने वाला। कभी कभार पूछ लेते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने नई स्कीम निकाली थी, जन धन योजना, जिसके तहत लोगों के बैंक अकाउंट फ्री में खुलवाए गए थे। तो उससे डिपॉजिट बढ़े, तो उससे हमारे देश की नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? एक बार सोचो इस बात को, 10 सेकंड लो, वीडियो को पॉज करो, फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जनधन योजना से क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर सरकार ने जनधन योजना खोली, उससे नए अकाउंट खोले, डिपॉजिट बढ़े। अब जब डिपॉजिट बढ़ेंगे तो पैसा बढ़ गया, ऑब्वियसली बात है, तो इससे क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। क्रेडिट, जब इनिशियल डिपॉजिट बढ़ गए, मैंने बताया था ना, प्राइमरी बढ़ेंगे, सेकेंडरी बढ़ेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट बढ़े, तो जो पैसा है वो हमारी इकोनॉमी में उन लोगों के पास गया जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देश की तरक्की होगी, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी ज्यादा होगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ये फायदा था जन धन योजना का। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। और आपको जस्ट 1 मिनट लगेगा, इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये फायदा रहेगा, आपके आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप पे पहुंचेंगी और कोई मिस नहीं होगी और बैकलॉग नहीं बनेगा। इस वीडियो को शेयर कर दें जितना ज्यादा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, गुड बाय।